न्यूट्रिशन, पोषण, पोषण किसको कहते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया था, है ना, कि जिससे भी जिस प्रक्रिया के तहत हमें ऊर्जा मिलती है और इस ऊर्जा से हम अपनी दिनचर्या चलाते हैं, या फिर हमारा सर्कुलेशन हो, रेस्पिरेशन हो, एक्सक्रीशन हो, रिप्रोडक्शन हो, ग्रोथ हो, रिपेयर हो, वो सब इसी भोजन से जो ऊर्जा मिलती है उसके कारण ही होता है। ठीक है, तो इसका क्या क्या प्रोसेस के स्टेप्स क्या हैं वो भी आपको आपने बता दिया था, है ना। इंजेशन, डाइजेशन, उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण होना, फिर उसका स्वांगीकरण होना, एसिमिलेशन होना, और फिर जो अपच, जो खाना अनडाइजेस्टेड है उसका परित्याग करना शरीर से या निष्कासन, ये भी हम देख चुके थे, है ना। तो अब यदि एक छोटी सी रील है, वो इस पाचन के ऊपर है, वो मैं दिखाना चाहूंगी आपको, आपको अच्छा लगेगा कि कैसे कैसे जो भोजन है हमारे शरीर के अंदर जाता है और जाने के बाद उसका कहाँ कहाँ से वो गुजरता है ना। उसको दिखाने से पहले मैं आपको बता दूंगी कि जिस जो पाचन तंत्र है ना, यानी आहार नली, जिसके अंदर जो हमारी पाचन की क्रिया होती है, आप सबको पता है कि वो कहाँ से शुरू होती है, कहाँ अंत होता है ना। तो डाइजेशन की क्या आवश्यकता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि डाइजेशन की क्या आवश्यकता है, क्योंकि हम जो कुछ भी खाते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, यानी जटिल होता है। रोटी, चावल, दाल है, हमारा शरीर उसको उसी रूप में स्वीकार नहीं करता है, वो सरल पदार्थों में बदल जाता है। और सरल पदार्थ ही मैंने आपको बताया था, आपको क्वेश्चंस में पूछते भी हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है और उसका जो सबसे सरल है वो क्या है, वो ग्लूकोज है, या प्रोटीन का टूटने के बाद जो सबसे सरल पदार्थ बनता है वो क्या है, वो अमाइनो एसिड है। ये सब हमने पढ़ लिया है, मैं अपने आप से दोबारा दोबारा आपको बोल रही हूँ ताकि आपको याद आ जाए। ठीक है, और जो फैट है वो फैटी अम्ल है ना, यानी फैटी एसिड में टूटते हैं, और ये सब हमारे शरीर के अंदर जाकर, हमारी कोशिकाओं के अंदर जाकर, किसके माध्यम से, ब्लड के माध्यम से, है ना, खून के द्वारा यात्रा करते हुए सभी कोशिकाओं में जाता है और वहां जाकर ऑक्सीजन से मिलकर हमको ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब मैं यदि आहार नली की बात करूं कि जिस आहार नली से होकर हमारा भोजन जाता है, वो आहार नली क्या है, तो स्टार्टिंग विद द माउथ, यानी जिसको मुख गुहा कहते हैं, यानी जो हमारा मुंह है ना, मुख गुहा, माउथ जो है, वहां से हम भोजन को लेते हैं, आपको पता है। और बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जिसके थ्रू होता होता है, कैसे, मान लो आपको कहीं जाना है तो ट्रेन पकड़ते हो आप, एक जगह पे बैठते हो और एक लास्ट जगह पर आप उतर जाते हो जहां आपका गंतव्य है ना। उसी तरह से जब एक भोजन का कोई भी, हम चाहे रोटी लें, चावल लें, कुछ भी लें, तो एक जगह से वो एंटर करता है, प्रवेश करता है, वो है आपका मुख गुहा, और वहां से जाने के बाद उसका अंत हो जाता है। उसका अंत कहाँ है, उसका अंत है आपका एनस, यानी जहां से निष्कासन द्वार है, वहां से वो निकल जाता है। तो ये पड़ाव है, शुरुआती और अंतिम, और इसके बीच में बहुत सारे पड़ाव आते हैं जहां से आपका भोजन गुजरता है, और गुजरते हुए उसका जो है वो पाचन होता है। इस पाचन के दौरान हमारे अंदर कुछ रसायन की जरूरत होती है, केमिकल सब्सटेंस की जरूरत होती है, जिसको हम एंजाइम्स बोलते हैं, है ना। आपको पूछते हैं कभी क्वेश्चन में कि एंजाइम्स क्या होते हैं, तो एक केमिकल सब्सटेंस है या फिर ऐसे रसायन है जो भोजन को पचाने में उसकी सहायता करते हैं। ठीक है, तो अब आप यदि कॉपी और कलम लेके बैठ जाओ, और आपको ये ध्यान होना चाहिए कि हमारी आहार नली किस चीज की बनी हुई। ठीक है, तो वो बड़ा सिंपल सिंपल उसके जो टर्म्स हैं, जैसे सबसे पहले हमारा ये माउथ है, नंबर वन माउथ है। ठीक है, ओके, अभी तो मैं सिर्फ नाम बता रही हूँ, आप लिख लोगे, फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें मैं विस्तार से बताती चली जाऊंगी। वैसे तो मैं सिंपल सिंपल ऐसे कुछ बोल दूं तो आप भी थोड़ा बहुत रट लोगे, फिर भूल जाओगे, लेकिन हम इसको कहानी की तरह से पढ़ेंगे और समझेंगे, तो हम उसको बीपीएससी के एग्जाम तक, यूपीएससी के एग्जाम तक हम उसको याद रख पाएंगे। ठीक है ना बच्चों, ओके।
तो सबसे नंबर 1 है माउथ, यहाँ से हमारा भोजन अंदर जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा नंबर 2 जो है वो आता है हमारा बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी, यानी ये जो आपका जो मुंह है ना, ये अंदर जो हम प्रवेश द्वार के बाद जो अंदर वाला हिस्सा आता है, जहां आप देखते होंगे कि आपके अंदर एक जीभ भी है, टंग है ना। और ये जो यदि आप देखोगे हमारा जो टंग है, हमारी जो जीभ है, वो पीछे लगी हुई है। जो हमारा ये जो ओरल कैविटी है, बक्कल कैविटी है, ये पीछे वो जीभ हमारी लगी हुई है ना। वो हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, अंग्रेजी में तो उसको बोलते हैं फ्रीनुलम बोलते हैं, जहां पर वो हमारी जीभ है जो यहाँ पर जॉइंट होती है। लेकिन यदि आप मेंढक में देखोगे ना, तो हमारी जो जीभ है वो पीछे लगी हुई है और आगे की जो जीभ हमारी खुली हुई है ना। हम ऐसे ऐसे इसको घुमा सकते हैं। लेकिन मेंढक में यदि आप देखोगे तो वो जीभ जो है आगे लगी होती है और वो मेंढक उसको पीछे की ओर खुला रखता है। हमारी क्या है, पीछे लगी हुई है, आगे खुली हुई है ना। ये जो जीभ है आगे खुली हुई है, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा द्वार आता है जिसको बोलते हैं फेरेंक्स। आप लिखते जाना, नंबर 1 माउथ है, नंबर 2 बक्कल कैविटी है। मैं सब डायग्राम दिखाऊंगी आपको अभी बाद में, क्योंकि अभी हमने बहुत सारी छोटी छोटी चीजें पढ़नी है और उसके बाद फिर हम वहां पर आएंगे, ठीक है ना। इसी तरह से भोजन होते हुए जब आगे जाता है तो आपका बक्कल कैविटी, नंबर 3 लिख लो फेरेंक्स। उसके बाद आपकी ये जो आहार नली होती है, फूड पाइप जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम ईसोफेगस, ईसोफेगस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आता है हमारा पेट यानी स्टमक आता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। उसके बाद आता है बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। और उसके बाद आता है एक थैली आती है जिसके अंदर आपका जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है, जो नहीं पच पाता है, उसमें चला जाता है, उसको रेक्टम बोलते हैं। और लास्ट में आता है आपका निष्कासन द्वार जिसको हम एनस बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपकी पूरी आहार नली है। और आप सोचो कि 5 फीट के 6 फीट के इंसान के अंदर आप सोचो कि 30 फीट की करीब करीब 7.5 से लेके 9 मीटर तक लंबी आहार नली होती है। आप सोच सकते हो, है ना। यदि एक पूरा टेनिस कोर्ट, हम कितना बड़ा टेनिस कोर्ट होता है, यदि हम अपनी आहार नली को खोल दें और तो पूरा टेनिस कोर्ट को ढक लेगा, इतना बड़ा होता है ना। करीब करीब 30 फीट का होता है, ठीक है। तो उतना बड़ा टेनिस कोर्ट को हमारी आहार नली ढक लेगा। लेकिन सर्वप्रथम हम पहले अपने भोजन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके बीपीएससी में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सवाल पूछते हैं। मैं बताती जाऊंगी, आप लोग लिखते जाना, फिर हम बाद में डाइजेशन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 है कि हमारे जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं, है ना। अब मैं शेयर करूंगी, स्क्रीन शेयर करूंगी, इसलिए कि इसमें बहुत ज़रूरी बातें भी हैं, आप उसको नोट भी कर सकते हो। नोट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें से सवाल आते हैं, ठीक है। तो हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन है, फलक बताएगी। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमको ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेंगे। उसके बाद हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानेंगे, फिर हम डाइजेशन के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो फलक, हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, क्या बता पाओगे? क्योंकि हमने कई बार इसको पढ़ा है, कई बार अब तक में मैंने, मुझे लगता है 7-8 बार मैंने रिपीट करा है और आपने भी मेरे साथ रिपीट किया है इसको। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट या कोई भी और हो, चाहे, मुझे तो कोई, मैम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स। बस 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 यही तीनों, अब आगे नहीं। मैक्रो का मतलब जिसको हम ज्यादा मात्रा में, अधिक मात्रा में लेते हैं। या आप इसको प्लीज, भले बहुत छोटा लग रहा है, बहुत आसान लग रहा है, लेकिन आपको टिक मार करने के लिए दे देंगे कि मैक्रो न्यूट्रिएंट इसमें से कौन है और माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन है, तो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आपके बीपीएससी का जो स्पेशली जो प्रीलियम्स होता है ना, तो मतलब उसमें बहुत ज्यादा कठिन सवाल नहीं पूछते हैं, है ना। लेकिन जितना भी पूछते हैं, 12 क्वेश्चन पूछते हैं, ये आपके लिए बहुत है। मान लो बायोलॉजी के 12 क्वेश्चन कर लेते हो तो आप, हो सकता है कट ऑफ के पास नहीं पहुंच रहे हो, तो ये आपको बायोलॉजी जिंदा कर देगा।
इसलिए अपने शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, सबको समझो कि उतना ही ताकतवर है जो आपको क्वालिफाई करवा सकता है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। यदि जिसने नहीं ध्यान दिया है तो आप दोबारा अपनी कॉपी में लिख लेंगे कि ये आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, और आपको पूछ ले तो आपको टिक लगाना है। मगर अनन्या बताएगी या कोई कि हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, क्योंकि मैंने कई बार बताया है। अब आपकी बारी है, या आप फटाफट इसको बोल दो तो मैं आगे बढ़ूं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे कौन से हैं जो हमको मिलीग्राम, मैक्रोग्राम बहुत कम चाहिए, बहुत कम चाहिए। और इसके लिए मैंने आपको एक तुलना भी करके बताया था, है ना, कि बहुत बड़ा टीवी है लेकिन उसको चलाने के लिए एक छोटा सा रिमोट कंट्रोल आपके हाथ। विटामिन्स मिनरल्स। हाँ, वेरी गुड। तो इसमें अंकित ये बताओ कि इसमें से टीवी कौन है और माइक और रिमोट कंट्रोल कौन है? मैक्रो टीवी है, रिमोट कंट्रोल माइक्रो। वेरी गुड। इसका मतलब अंकित ने लाइब्रेरी में बैठते हुए भी सारा क्लास अटेंड कर लेता है अंकित। वेरी गुड अंकित। ओके, तो अब हम थोड़ा सा अपने सर्वप्रथम, और ये भी मैंने बताया था आपको कि हमको इंस्टेंट ऊर्जा किससे मिलती है, मतलब तुरंत चाहिए, त्वरित ऊर्जा हमको किससे मिलती है? खुशबू, तुरंत मुझे अभी ऊर्जा चाहिए, मुझे बहुत कमजोरी लग रही है, तो मैं क्या करूं? इतना सारा घी खा लूं, मुझे ऊर्जा मिल जाएगी? मुझे क्या खाना होगा कि मैं अभी तुरंत पढ़ा पाऊं, आपसे बात कर पाऊं? मुझे क्या ले लेना चाहिए कि मुझे त्वरित ऊर्जा मिल जाए? मैम ग्लूकोज। वेरी गुड, हमें ग्लूकोज लेना चाहिए जिससे हमको त्वरित ऊर्जा मिल जाएगी। वेरी गुड, यानी हमको कार्बोहाइड्रेट लेना है, वो भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि आपको बड़े आसान से सवाल ही पूछते हैं वो, है ना। मैं तो उसको ज्यादा पढ़ा देती हूँ ताकि आपको अच्छा लगे कि हम एक कहानी बुनते हुए आगे बढ़ सके, ताकि भी बताऊंगी वहीं पे बताती जाऊंगी सवाल कैसे आएंगे, आप वहीं पे नोट कर लेना, ठीक है ना। तो अंकित तो सारे सवाल का जवाब बहुत अच्छे से देता है, सब सवाल। तो कार्बोहाइड्रेट ठीक है, हो गया। आप ध्यान से लिखते जाओ, ठीक है ना, ध्यान से लिखते जाओ। या फिर मैं ऐसा करती हूँ कि मैं सोच रही थी थोड़ा बच्चे मुझे देख लो, क्योंकि मेरे एक्सप्रेशन के साथ आपको दोस्ती भी करनी होती है ना। क्योंकि कई बार हम जब वीडियो ऑन रहता है, जो बोलते हैं उनके भाव भंगिमा को हम पहचानते हैं, फिर हम, यदि मैं वीडियो बंद भी कर लूंगी तो भी आप समझ जाओगे कि मैम ऐसे बोल रही है ना। अंकित जब बोलता है बंद करके भी तो मैं समझ जाती हूँ अंकित कैसे बोल रहा है। इसलिए हमको किसी की पिक्चर देखनी होती है और उस तरीके से हम वो बना पाते हैं कि हाँ ये व्यक्ति ऐसा है ना। तो आपको ये समझना है, आप कॉपी में लिखोगे कि अब सवाल जो मैं पूछ रही हूँ, तो 2 मिनट के बाद मैं वीडियो शेयर करूंगी, आप वीडियो से नोट भी करते जाना, क्योंकि आज की जो क्लास है वो सब नोट करने वाली है, ठीक है। क्योंकि आज की पूरी क्लास में कोई पिक्चर नहीं आएगी, आपको नोट करना है और सब इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ओके, तो एक सवाल है जो मैं पूछ रही हूँ सुप्रिया से, ये सुप्रिया कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? और मैं अब 2 मिनट में वीडियो शेयर करती हूँ और आप सब इसको नोट करना। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? आप समझ गए, ये वो आपका सवाल आ रहा है एग्जाम के लिए। यस मैम 2 टाइप की। यस नो, बस। यस सुप्रिया, मैम हाँ 2 बोलो टाइप की। बोलो, मेरी वॉइस मैम 2 टाइप की। हाँ बोलो, बोलो टाइप, बोलो टाइप। यस तो फट से बोलो, नो नो मैम नहीं आता। मैम 2 टाइप की होते हैं। हाँ तो कौन से टाइप बता दो जल्दी। मैम स्टार्च और ग्लूकोज। अच्छा, मैम पॉलीसेकेराइड और मोनोसेकेराइड 2 टाइप की। अच्छा कॉपी में लिखो। कार्बोहाइड्रेट हमारे 3 प्रकार के होते हैं, मोटा मोटी जो भी बता रही हूँ, और डिटेल में जाऊंगी तो फिर वो 4 प्रकार हो जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट हमारे 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। नंबर 1, आप सब आपको कॉपी में लिखना है। नंबर 1 मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, ठीक है। इसमें से अब कैसे कैसे सवाल आएंगे मैं लिखवाती चली जा रही हूँ, और आप इस वीडियो से आप उतारते चले जाएंगे, ठीक है। तो अब आप मुझे थोड़ा बहुत देख पाएंगे और मैं स्क्रीन देखकर आपको बता रही हूँ, नहीं तो मैं ऐसे भी बता दूंगी, मुझे कोई चिंता की बात नहीं है ना।
मैं तो शेयर करूं ना करूं इसलिए शेयर करती हूँ कि मुझे पिक्चर शेयर करना होता है, ठीक है। तो आप सब कॉपी में लिख लीजिए, मोनो डाई पॉली। अब मतलब समझ लो, ठीक है। मोनो का मतलब होता है वन, ओके, और सैकराइड का मतलब होता है चीनी, ठीक है। अब मैं क्यों इतना तोड़ के बताती हूँ, ताकि फिर आप जब टिक मार्क करेंगे तो आपके दिमाग में बात याद आएगी, हाँ मैम ने क्या बताया। एक परिवार है, ये कौन सा परिवार बैठा हुआ है यहाँ, ठीक है। ये सारे मान लिया मैंने बीपीएससी के स्टूडेंट, एक परिवार, ठीक है। उसी तरह से चीनी जो है वो एक परिवार है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं, चीनी के परिवार को बोलते हैं अंग्रेजी में शुगर, और इंग्लिश नहीं, अंग्रेजी में बोलते हैं शुगर, और उसके पूरे खानदान को बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। क्लियर हो गया। अब ये कार्बोहाइड्रेट में जो अलग अलग फैमिली के मेंबर्स हैं वो है मोनोसैकेराइड, जिसमें सबसे एक छोटी इकाई होती है चीनी की, शुगर की, उसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। क्लियर हो गया। यानी मोनोसैकेराइड का मतलब, सैकेराइड मतलब चीनी, मोनो मतलब सिंगल यूनिट ऑफ चीनी, राइट। तो जैसे माला में मैंने एक मोती पहना हुआ है, तो वो क्या है, सिंगल मोती वाली माला, वो मोनोसैकेराइड। लेकिन मैंने दो मोतियों को लगा दिया, तो अगला लिख लो डाई सैकेराइड। डाई मतलब दो, सैकेराइड मतलब शुगर, ठीक है। और यदि मैंने बोला पॉली, पॉली का मतलब होता है मैनी, यानी मेरी माला में बहुत सारी मोतियां हैं, तो हर मोती एक शुगर का, शुगर की इकाई है, यूनिट है। मोनो मतलब एक यूनिट, डाई मतलब दो यूनिट, पॉली मतलब मेनी यूनिट। किसकी मेनी यूनिट, किसकी डाई यूनिट, किसकी मोनो यूनिट, शुगर की। क्लियर हो गया बच्चों, ओके। अब आप मोनो वाले में आ जाइए। मोनो वाले में दिया ये तो आपको पूछेंगे, चलो टिक मार्क करो। अब मैं बताती हूँ, अब आप टिक मार्क करो। चलिए मैं बोल रही हूँ, आप टिक मार्क करो। इसमें से कौन सा मोनोसैकेराइड है, आप टिक मारिए। ग्लूकोज, चार बोल रही हूँ, चार। ग्लूकोज, लैक्टोज, ठीक है, ग्लूकोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज। इसमें से कितने मोनोसैकेराइड हैं या नहीं है? ग्लूकोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, इसमें से कौन मोनोसैकेराइड है? अभी मैंने पढ़ाया नहीं, मैम ग्लूकोज। ग्लूकोज है, वेरी गुड। और ठीक है, मैं समझ गई। मैम ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मोनोसैकेराइड है। किसने बोला? अनन्या, अनन्या के लिए ताली, अनन्या के लिए ताली। अभी चॉकलेट किसी को नहीं मिलने वाला है। आज के दिन जो सबसे ज्यादा बच्चा जवाब देगा वो चॉकलेट उसको जाएगा, जो सबसे ज्यादा जवाब देगा। सबसे ज्यादा जवाब देने वाली तो कहाँ गई? श्रेया तो है ही नहीं, वो तो गायब हो गई, गधे के सर पे से जो सींग होती है गायब। उधर रोज आती थी, चली गई, लगता है नानी घर चली गई। ओके, अब आप लिखिए अपने उसमें कॉलम में लिखो, मोनोसैकेराइड को उदाहरण लिखिए, ग्लूकोज। आपको बहुत ध्यान रखना है, आपको टिक लगाने के लिए आएगा। नंबर 2 फ्रक्टोज, नंबर 3 गैलेक्टोज, ठीक है। ये सब हिंदी अंग्रेजी में नाम यही होते हैं। चलिए, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। अब आप ध्यान रखो कि इसमें से चौथा नाम आ गया, तो मैंने बोला बताओ मोनोसैकेराइड कौन है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज। अब टिक लग जाएगा। इसमें से कौन मोनोसैकेराइड नहीं है? अब बता दो। यस, वेरी गुड, समझ में आ गया। जरा से मैंने, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, आई नो यू आर वेरी स्मार्ट। मैं जरा से पढ़ा दूंगी, आप तुरंत पकड़ लेते हो चीजों को, ठीक है। चलिए दूसरे कॉलम में आ जाइए, कॉलम में आ जाइए। दूसरा है डाइसैकेराइड। डाई मतलब माला की कितनी मोतियां? दो, दो शुगर के यूनिट, ठीक है। अब इसमें हम उदाहरण देते हैं लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज, तो आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसमें से आपको टिक लगाने के लिए कोई आ गया
तो ये तीनों होगा तो आप डाइसैकेराइड पे टिक मारेंगे, और नहीं तो आप इसमें से चुन लेंगे कि नहीं है तो वो नहीं होगा। अब यदि आपको पूछा जाए कि सबसे इसमें स्वीटेस्ट शुगर कौन है, सबसे मीठा वाला चीनी कौन है, ठीक है, ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन, मान लिया तो आप टिक लगाओगे। आपका मोनोसैकेराइड में सबसे मीठी चीनी हमको सेव में मिलती है, वो है फ्रक्टोज। तो वो यहाँ पर आप कॉलम में लिख लीजिए ऐसे ब्रैकेट में करके कि फ्रक्टोज सबसे स्वीटेस्ट शुगर है, ठीक है, और वो हमको मिलता है सेब से, यदि हम सेब खाते हैं तो मिलता है। यदि आपको पूछ ले कि जो टेबल शुगर आप खाते हो, अब ये सब देखो मैं क्यों यहाँ डिटेल से पढ़ा रही हूँ, क्योंकि इसमें से कुछ भी आपको सवाल आता है, समझ गए, इसलिए आज के स्लाइड में कोई पिक्चर विक्चर नहीं है, इसलिए मैं ऐसी आज पढ़ा रही हूँ। मैं समझ में आई? आपको पूछ ले जो चीनी का इस्तेमाल आप करते हो टेबल शुगर, उसको टिक लगाओ। अब मैं दे रही हूँ टिक लगाओ, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज। सुक्रोज। किसने बोला? अरे आज तो लग रहा है कि क्विज में अनन्या पास हो जाएगी। वेरी गुड वेरी गुड। अब आप इसको लिख लीजिए, वहां ब्रैकेट में लिख लीजिए टेबल शुगर, यानी जिस चीनी को हम चाय में डालते हैं और मजे मजे लेके पीते हैं, ठीक है, ओके, यहाँ पे सारे बैठे हुए चाय पीते ही होंगे, ठीक है ना, तो आपको याद रखना है कि टेबल शुगर इज कॉल्ड सुक्रोज। ये भी बन गया, सवाल आपका बन गया। तो ऐसे जो अद्भुत सवाल है मैं वहीं पर बता दूंगी, आपको मिस नहीं करना है। हो गया। अभी पूछेंगे कि दूध में कौन सा शुगर मिलता है, तब क्या होगा? दूध वाला शुगर कौन सा होता है दूध में जो मिलता है? लैक्टोज। लैक्टोज। ये भी अनन्या ने बोल दिया है अनन्या? अरे जी मैम। लगता है तो अनन्या आज तो चॉकलेट तुम लेके जाओगी लास्ट में। ओके, वाह क्या बात है। चलिए तो आप वहां पर अनन्या, वेरी गुड वेरी गुड, जो भी बच्चा बोलता है मैं ताली बजाती हूँ, ठीक है। तो वहां पर लिख लो ब्रैकेट में, वहां पर लिख लीजिए ब्रैकेट में मिल्क में जो हमको शुगर मिलता है वो है लैक्टोज, ठीक है, और टेबल शुगर आपको बता दिया मैंने सुक्रोज, ठीक है। और जब तीसरा आपको बताया था मैंने माल्टोज, है ना, माल्ट यानी जब ये हमारा स्टार्च जब टूटता है तो वो डाइसैकेराइड एक माल्टोज में ही टूटता है। तीसरे कॉलम में आ जाओ, पॉलीसैकेराइड, POLY पॉली और सैकेराइड, वो तो आप हिंदी में ही वहां टिक मार्क करोगे ना एग्जाम में, इसलिए आप हिंदी में ही लिख लेना, ठीक है, पॉलीसैकेराइड। अब पॉलीसैकेराइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो जो इंपॉर्टेंट था मैं सब में बता दिया मैंने। चीनी का एक सबसे छोटी इकाई तो मोनोसैकेराइड, 2 इकाई तो उसमें डाइसैकेराइड, बहुत सारे तो पॉलीसैकेराइड, ठीक है, इसमें आप लिख लो। अब पॉलीसैकेराइड क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, और ये साथ साथ थोड़ा मैं ज्यादा टाइम लूंगी इसलिए कि ये जो है आपकी जिंदगी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मैंने हमेशा बताया कि BPSC PSC पढ़ने से कुछ नहीं होगा, सबसे पहले स्वास्थ्य बनाने से होगा, और साथ साथ मैं यहाँ पर आपको एप्लीकेशन भी बताऊंगी जो आपके स्वास्थ्य के लिए है, वो आप पकड़ लोगे तो भोजन पर ध्यान दोगे। तो स्टार्च में सबसे इंपॉर्टेंट है, वो भी आप लिख लीजिए, पॉलीसैकेराइड में स्टार्च और फाइबर। अब व्हाट आर द डिफरेंट पॉलीसैकेराइड? नंबर 1 लिख लीजिए स्टार्च, नंबर 2 फाइबर, सॉरी स्टार्च और फाइबर दोनों लिख लो वहां, ठीक है, स्टार्च एंड फाइबर लिख लीजिए, ओके। उसमें लिख लो ग्लाइकोजन, नेक्स्ट, ओके, ग्लाइकोजन, राइट, हो गया। तो स्टार्च, फाइबर, ग्लाइकोजन, हो गया, ठीक है। इसमें से अब आप सुन लो कि स्टार्च तो इंपॉर्टेंट है बच्चों, लेकिन आपकी जिंदगी के लिए जो सबसे खतरनाक है, अब आप बहुत बच्चे नहीं रह गए है ना कि हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, अब आप सब कॉलेज में आ गए, तो अब आपको बहुत ध्यान रखना है अपनी सेहत का, ठीक है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टार्च में है जो हमारी सेहत को बचाएगा वो है फाइबर, वेरी इंपॉर्टेंट, फाइबर, यानी जो फाइबर नहीं लेते हैं, आप समझिए आने वाले 5 साल के अंदर आप सभी की सेहत खराब होने वाली है यदि आप फाइबर नहीं लेते हो। तो अब ये फाइबर में क्या आएगा मैडम, है ना, तो अब आप फाइबर का मतलब सारे
वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सैलेड्स। आप वहां लिख लीजिए उदाहरण में। जो भी यहाँ पे स्टूडेंट वेजिटेबल, फ्रूट्स और सैलेड्स नहीं खाते हैं, उनका आने वाले 5 सालों के बाद सेहत खराब होने जा रही है। तो आप आज से ही ज्यादा से ज्यादा अपने भोजन में कम से कम 40% 40 to 50% आप फ्रूट्स, सैलेड्स, वेजिटेबल्स, वो भी आप लिख लेंगे कॉपी में। मैम ने बोला है 7 रंग के फल, सब्जियां, सैलेड 7 रंगों के होने चाहिए। 7 रेनबो डाइट आया था मैम, है? वो कुछ समय 7 रेनबो डाइट आया था कुछ समय न्यूज में। आया था। तो ये आपकी सेहत में आना चाहिए अंकिता, ठीक है। और जिसको कोई भी समस्या आ रही है, पेट दर्द, सर दर्द, बुखार, सर्दी, खांसी, घबराहट, बीपी, कुछ भी आ रहा है, ये समस्या वो समस्या वो समस्या, चाहे आपकी मम्मी की, पापा की, दादा की, दादी की या आपकी, तो मेरी बात को गांठ बांध लो। कोई गांठ नहीं है तो अंकित तार में ही बांध लो, ठीक है, जो पहने हो तार, ठीक है। तो क्या करना है, 7 रंग के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सैलेड। अब आपको ध्यान रखना है, हाँ मैम ने बोला है। चलिए आज हम 3 रंग का ले आते हैं। टमाटर ले लिया, खीरा ले लिया, गाजर ले लिया, चलिए सेब ले लिया, अमरूद ले लिया, संतरे ले लिया, ठीक है, साग ले लिए, हरे रंग के हैं, कुछ भी, मतलब कुछ भी। फिर आपको 7 रंग के सब्जियां, फल और सैलड्स मिलाकर आपको डेली खाना है। ये आपका हो गया फाइबर। अब आपको समझ में आ गया, फाइबर बोलते ही आपको किस में टिक लगाना है। यदि मैं बोल दूं टिक लगाओ, चलिए अब टिक लगाओ। पास्ता, पानी पूरी, बर्गर, पिज्जा और खीरा। अब लगाओ खीरा। 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 अब वो जो, खीरा। हाँ, आप समझ, कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, अब आपको समझ में आना चाहिए फाइबर आया तो हमको क्या टिक लगाना चाहिए। बर्गर में भी होता है मैम, उसमें सैलेड्स अरे होते हैं तो बीच में। बर्गर सिर्फ छोड़ दो बिना सलाद के, ठीक है। तो बर्गर आएगा ना अंकित, वेरी गुड। तो क्या करना, बर्गर फेंक देना और अंदर का जो भी है ना टमाटर खीरा वो खा लेना, समझ गए। अब सुनो क्यों। अब इसमें है नंबर 1 स्टार्च। अब आ गया स्टार्च, वेरी वेरी डेंजरस, वेरी वेरी डेंजरस। तो बोलोगे मैम फिर खाएं क्या, सब कुछ तो स्टार्च है, ब्रेड स्टार्च है, चावल, रोटी, गेहूं, आटा, सब तो स्टार्च ही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या ध्यान देना है, क्या अवॉइड करना है आपको, आपको अवॉइड करना है, ये आपकी जिंदगी के लिए बता रही हूँ। इसी समय बीपीएससी भी हो रहा है तो जिंदगी भी हो रही है। अब ध्यान रख लो, क्योंकि लड़कियां लड़के सब पहुंच जाते हैं होटल्स में, अरे क्या बनाना क्या खाना, चलो जल्दी से खा लेते हैं। एक बर्गर मिला, उसमें तो होगा सब सैलड, बर्गर ले लेंगे, 50 रुपए में तो देता है, खा लेंगे, पेट भर जाएगा, हो जाएगा। वेरी डेंजरस, पूरा आपका हार्ट बर्बाद करेगा, आपका लीवर बर्बाद करेगा, आपका किडनी सब बर्बाद करेगा, ठीक है। तो अब आप इसमें क्या है, क्या अवॉइड करना है, मैदा, वेरी डेंजरस। कोई भी चीज, मैदा हो गया, बर्गर हो गया, पास्ता, पास्ता थोड़ा सा यदि होल व्हीट का होता है तब ठीक है, अदरवाइज बर्गर हो गया आपका, कुछ भी, जितना भी जो आप खाने जाते हो ना आपका, या फिर वो क्या बोलते हैं उसको, पिज्जा, पिज्जा वेरी वेरी जहर, डेंजरस, जिसको हम लोग हा हा हा, अरे ऑर्डर करो, एकदम आ जाएगा 10-15 मिनट में, और एकदम लपाती हुई जीभ के साथ खा लेंगे फटाफट, उसके बाद पढ़ने बैठ जाएंगे। तो पिज्जा खाते खाते लास्ट में सब पिज्जा बन जाओगे, ठीक है। तो पिज्जा खा लेंगे, एग्जाम दे रहे हैं, कहाँ बनाना क्या करना। तो माय डियर, आपको जब भी लगे कि बर्गर पिज्जा सब खाने का मन हो रहा है, उस दौरान मुंह सिकोड़ के नाक बंद करके कोशिश करो, एक सेब खा लेना, एक संतरे खा लेना, अमरूद खा लेना, खीरा, टमाटर, गाजर काट के खा लेना, ठीक है। तो लंबा बढ़िया स्मार्ट ऑफिसर बनोगे आगे चल के। तो जो स्टार्च है वो हमारा, क्या खाएं ना खाएं वो भी हम आपको बताने वाले हैं, वो आप बहुत ध्यान रखोगे, क्योंकि ये पढ़ाई यहीं पर आ रही है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। फिर ये चैप्टर जाएगा तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जो बच्चे हेल्थ कॉन्शियस हैं, हर बात पे ध्यान रखेंगे, टिक लगाने के साथ साथ ये भी। अब सवाल आ गया कि पौधे अपना भोजन
किस रूप में स्टोर करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बीपीएससी का क्वेश्चन है, अब लिख लीजिए और ध्यान रख लीजिए। पौधे अपना भोजन किस रूप में जमा करते हैं? मैंने पढ़ा दिया ऑलरेडी। स्टार्च के। वेरी गुड सुप्रिया। ये सब क्विज चलता है। मैं अभी अनन्या आगे बढ़ रही है, लीड पॉइंट में अनन्या ही है, ठीक है। तो स्टार्च में पौधे कौन सा भोजन बनाते हैं? अभी सवाल बदल गया, ग्लूकोज। अंकित ने जवाब दिया था पहले भी। ग्लूकोज। यस वेरी गुड। तो पौधे भोजन बनाते हैं ग्लूकोज, लेकिन किस रूप में स्टोर करते हैं? वो है स्टार्च। ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट, हमारे शरीर में, अच्छा, जानवर एनिमल्स या हम लोग किस रूप में अपना भोजन स्टोर करते हैं? चलिए, ग्लूकोज या अंदर जो हम कार्ब्स लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, किस रूप में स्टोर करते हैं? ये भी सवाल आया हुआ है। यस, ग्लूकोज। ना तो ना, जल्दी से बोल देना ना, नहीं तो जवाब दो। यस अंकित, ग्लाइकोजन। चलिए लिख लीजिए। पौधे जमा करते हैं स्टार्च के रूप में और एनिमल जमा करते हैं ग्लाइकोजन में। तीसरा सवाल, ग्लाइकोजन बॉडी में, हाँ, किस ऑर्गन में सबसे ज्यादा स्टोर होता है? मेन जगह कौन सी है ग्लाइकोजन को स्टोर करने के लिए? ये भी सवाल आया हुआ है, लिख लीजिए। ग्लाइकोजन को कहाँ स्टोर करेंगे? ये सब इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं अलग से कुछ नहीं बताने वाली। अभी आप लिख लो, कहाँ जमा करेंगे बॉडी में? यस सविता, क्या बोला आपने? लीवर के अंदर। पता है ना, जो कुछ भी हम खाएंगे कोशिकाओं में चला जाएगा ग्लूकोज बन के, और जो पैसा बच गया ग्लूकोज, वो जाकर लीवर में ग्लाइकोजन बन के स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ओके, यस, ये आप वहां लिख लोगे। ये सवाल आया हुआ है ना, कि ग्लाइकोजन बॉडी के अंदर कहाँ स्टोर होता है। ठीक है, तो मेन हम पहले लीवर में ही स्टोर करते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर हम कहीं मसल वगैरह में स्टोर करते हैं। ठीक है ना, मसल में तो और ज्यादा स्टोर करते हैं, लेकिन सर्वप्रथम वो पहले लीवर में जाकर स्टोर होता है। और जब हमारे शरीर के अंदर शुगर की, ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, तो हमारा लीवर इस ग्लाइकोजन को दोबारा से ग्लूकोज में तोड़कर हम लोगों को दे देता है। मान लीजिए आपने व्रत किया, भूखे रह गए, तो ये लीवर हमारा ग्लाइकोजन फिर से बोलता है, अरे अरे ये तो व्रत करके बैठा है, इसको तो ऊर्जा चाहिए, इसे कैसे एनर्जी मिलेगी? वो लीवर उसी ग्लाइकोजन को तोड़ देता है और हमको फिर से ग्लूकोज दे देता है। तो आपको एग्जाम में याद रखना है कि कुछ भी आए तो सर्वप्रथम ऊर्जा हम कहाँ जमा करते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में, लीवर के। यह आपका कार्बोहाइड्रेट से इतना सवाल बन गया। मेरे को लगता है करीब 7-8 सवाल बन गया होगा अंकित, है ना? 7-8 सवाल बन गए होंगे, ठीक है ना? तो बस इससे आपका काम हो जाएगा। हाँ, एक सवाल और आया था, यस, और कार्बोहाइड्रेट का एक सबसे बड़ा रोल बताओ। एक तो सबसे बड़ा रोल तो मैंने बता दिया था, ये त्वरित ऊर्जा देता है, और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कार्बोहाइड्रेट हमारे जेनेटिक मटेरियल को बनाते हैं। ये लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया। जेनेटिक मटेरियल को बनाते हैं, यानी हमारे अनुवांशिक तत्व को बनाते हैं। अब बोलोगे कैसे मैम? आपको याद है मैंने डीएनए आपको पढ़ाया था, डीएनए का न्यूक्लियोटाइड किस चीज से बना हुआ था? ये जो बच्चा जवाब दे देगा ना, उसको तो मैं पक्का डेयरी मिल्क चॉकलेट दूं। मैम शुगर और फॉस्फेट। न्यूक्लियोटाइड, ये तो पक्का एक डेयरी मिल्क चॉकलेट है। सविता ट्राई कर चुकी है, एकदम बोल दो सविता, अच्छे से बोल दो। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड दोनों में मैंने अंतर बता दिया था आपको। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका बीपीएससी का ये क्वेश्चन। फिर न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड यदि आ गया तो आप किस पर टिक लगाओगे? मैंने आपको बताया भी था तरीका कि टाइड में से फॉस्फेट माइनस कर देना तो साइड बच जाएगा। मैंने आपको सिखाया भी था कि कैसे आप इसका जवाब लिखोगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय डियर, प्लीज डोंट फॉरगेट। टाइड
मैम 1 फॉस्फेट ग्रुप और ए 5 कार्बन मॉलिक्यूल और एक न्यूक्लियोबेस शायद। साइड में क्या क्या था ननिया, ध्यान लगाओ सारे। शुगर, बेस, फॉस्फेट। यदि पीछे अगर मेरा नोट्स देखो, यदि कॉपी में लिखा है तो शुगर, बेस, फॉस्फेट, तीनों को मिला दिया तो न्यूक्लियोटाइड। उसमें से माइनस फॉस्फेट इक्वल टू बराबर न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड। ये मैंने अब पुराना नोट्स देखिए, सबसे पहला मैंने यहीं से शुरुआत की थी पढ़ाने के लिए। मैम क्लास ऑफ हो गई है। सॉरी बच्चों, नेटवर्क चला गया था। ओके, ठीक है। तो लिख लिया सबने? क्या बोला मैंने? अब सब बात आ गई है समझ में? इसका मतलब डीएनए कार्बोहाइड्रेट हमारे जेनेटिक मटेरियल के रूप में भी काम करता है। ठीक है, तो मैंने सारे सवाल आपको बता दिए। नेक्स्ट चलिए आप लिख लो प्रोटीन। अब प्रोटीन, ओके। अब मैं यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ इसलिए क्योंकि आप इसको देखोगे भी। कई चीजें प्रोटीन के अंदर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपको इसमें से कुछ भी आ सकता है। तो मैंने जितने सवाल थे वो सब लाकर एक जगह पर जमा कर दिया है। ठीक है, तो अब प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है सवाल, फटाफट। यस, प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? हाँ जल्दी बोलो, मैं अब शेयर करूंगी। ठीक है, ओके, बोलो जल्दी। यस माय डियर, बताइए। शेयर नहीं हुआ है ना अंकित? अंकित शेयर नहीं हुआ है ना? नो मैम। अच्छा ठहरो। प्रोटीन की बताओ बताओ बताओ, प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई को बताओ। मैं कर रही हूँ शेयर। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई बताओ। यस, किसी को याद नहीं है? मैंने कितनी बार बताया है बताओ, किसी को याद नहीं है? मैम एमाइनो एसिड। एक मिनट ठहरो, हम कहाँ चले गए? शेयर हुआ है? नहीं हुआ है मैम अभी। शेयर में स्क्रीन आप शेयर की हैं, व्हाट्सएप वो आपका स्क्रीन शेयर है। आपका स्क्रीन शेयर हुआ था मैम, व्हाट्सएप खुला था शायद। आपके डिस्प्ले जो है ना वो दो डिस्प्ले खुले हुए हैं, जो पीसी में दो डिस्प्ले खुले हुए हैं। आपका वो माइक भी म्यूट है, आप माइक भी ऑफ है।
मैम आप म्यूट हो। उसको मिनिमाइज करके मैम, वो सामने जो है ना उसको मिनिमाइज कर दीजिए। पहले हाँ अब ठीक है, अब होगा, ऑन हो गया ये। ओके, अब कर रही हूँ शेयर। कहाँ चला गया? आप कट कर दी मैम उसको। नहीं, वो लगता है चला गया, ठहर ला रहे हैं तो पहले मिनिमाइज करके करती हूँ। स्क्रीन दिख रहा है क्या अंकित? नो मैम। नो मैम। ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं दिख रहा है ना, ठीक है, मैं ला के फिर करती हूँ। ये हो गया, अब आ गया, अब होगा। हाँ अब दिख रहा है ना, अब दिख रहा है ना, अब दिख रहा है ना अंकित? यस मैम। यस मैम। हाँ ठीक है, चलो ठीक है ठीक है। चलो अब ये प्रोटीन बताने के लिए मुझे ये देखना होगा, तो मैंने ये आपको सब कुछ ये कर दिया है, ठीक है। ये देख लो, मैंने आपको बता दिया था टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज, बड़ा हो जाता है, फ्रक्टोज, ठीक है, और गैलेक्टोज बता दिया। डाइसैकेराइड में, हाँ अब एक चीज और, सबसे सिंपल में क्या क्या लिखा था आपने? ग्लूकोज लिखा था, फ्रक्टोज लिखा था और गैलेक्टोज लिखा था। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर मिस कर गई, वो लिख लो ध्यान से, कि डाइसैकेराइड में मैंने एग्जाम्पल दिया था लैक्टोज, ठीक है। तो लैक्टोज जब टूटेगा तो क्या बनाएगा, ये भी लिख लो, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ठीक है, यही मिल्क शुगर है, ठीक है ना। ये आपको मैंने नहीं बताया, ये आप लिख लो। लैक्टोज किस में टूटेगा तो आपको ध्यान रखना है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, ठीक है, और यही दूध में मिलता है। माल्टोज किस में टूटेगा, ग्लूकोज और ग्लूकोज। तो एक चीज ध्यान रखो, चाहे लैक्टोज हो, चाहे माल्टोज हो, चाहे सुक्रोज हो, तीनों ग्लूकोज में ही टूटेंगे, एक ग्लूकोज रहेगा ही रहेगा, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। और यदि वो लैक्टोज है तो एक शुगर गैलेक्टोज होगा, यदि वो माल्टोज है तो दोनों ग्लूकोज होगा। देखो, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, ये दो यूनिट हो गए, और माल्टोज किस में टूटेगा, दो ग्लूकोज यूनिट में टूटेगा, ठीक है। जैसे हमारे गेहूं में है ना, गेहूं आटा वगैरह होता है ना, उसमें माल्टोज होता है, ठीक है। सुक्रोज किस में टूटेगा, जैसे ब्रेड वगैरह हो गया है ना, ये ब्रेड नहीं कह रहे हैं, चीनी, चीनी हमारी टेबल शुगर, ये किस में टूटेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। और ये जो फ्रक्टोज टूटेगा ये सबसे मीठा चीनी होता है, ठीक है। अब पॉलीसैकेराइड का मतलब मैंने बताया था, बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट। पॉलीसैकेराइड कौन कौन से है, स्टार्च है और फाइबर है, ठीक है, और ग्लाइकोजन एनिमल में, ठीक है। पौधों में किस रूप में जमा होगा, स्टार्च के रूप में,
ओके। और ग्लाइकोजन एनिमल में कहाँ स्टोर होगा? लीवर में। और ग्लूकोज, ये कार्बोहाइड्रेट एनिमल्स में किस रूप में पाया जाएगा? तो ग्लाइकोजन। ठीक है, ये मैंने आपको सब बता दिया था। ओके, ये बड़ा हो जाएगा, हाँ ये ठीक है। अब ये देख लो कि ये तो हो गया आपका। अगला मैंने बोला अब लिख लो प्रोटीन। तो अब लिखो कि प्रोटीन की जो सबसे छोटी वाली, प्रोटीन की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्या अमाइनो बोलते हैं? एसिड। अब यह लिखा हुआ है, कोई स्मार्ट बच्चा है तो देख के बता दो। अमीनो एसिड। अमाइनो एसिड, ठीक है, इसको बोलते हैं हम अमाइनो एसिड। ठीक है ना? ओके। तो अब ये हम देखेंगे कि हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन का क्या यूज है। हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन का क्या यूज है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये आपको बहुत ध्यान से देखना है कि इसमें से आपको कैसे कैसे सवाल आएंगे। तो मैंने जितने सवाल थे मैंने उसको यहाँ पर जमा कर दिया है। ठीक है, अब क्या करा है देख लो। सबसे पहले व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोटीन इन द बॉडी, जब आप कॉपी में लिखते जाओगे, मैं समझाती जा रही हूँ इसलिए मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों ऐसा है कि प्रोटीन एंटीबॉडीज के रूप में इस्तेमाल होता है। अब एंटीबॉडीज क्या है तो उसका मतलब समझ जाओगे तो हिंदी में भी टिक लगा दोगे वहां। ठीक है, यानी आपके शरीर की जो सुरक्षा प्रणाली होती है वो बाहर के जो शत्रु तंत्र हैं उससे जो लड़ते हैं, तो जो सिपाही हमारे होते हैं शरीर के, है ना, सुरक्षा प्रणाली जो होती है हमारी, उसको हम एंटीबॉडीज बोलते हैं। ठीक है, तो आपका प्रोटीन का क्या फंक्शन है? तो नंबर 1 एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज क्या है बच्चों? एंटीबॉडीज प्रोटीन है जो हमको इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं। नंबर 2 लिख लीजिए, प्रोटीन सिग्नल का काम करते हैं। सिग्नल का मतलब क्या? अरे सिग्नल को क्या बोलते हैं? मैसेज पास करना, मैसेंजर। है ना, मैसेज यहाँ से देना। वहां। हाँ हाँ, उसको बोलते हैं हिंदी में संकेत पारगमन मार्ग। यस, संकेत जो देना, है ना। अब जैसे मैं बोल रही हूँ आपसे, तो मैं कैसे बोल पा रही हूँ? क्योंकि मेरे ब्रेन का जो प्रोटीन है वो मतलब मेरे हाथों को, मेरे बॉडी को वो मैसेज दे रहा है कि तुम ये बोलने वाली हो, तुम ये बोल पा रही हो। तो मैं इसलिए बोल पा रही हूँ कि मेरे ब्रेन में वो प्रोटीन काम कर रहा है। यदि मैं नॉर्मल नहीं होती तो मैं नहीं पढ़ा पाती, है ना। तो सिग्नल कौन दे रहा है ब्रेन से? वो है सिग्नलिंग प्रोटीन। क्या बोलते हैं उसको? साइटोकाइन। ठीक है, तो प्रोटीन सिग्नल देने का भी काम करते हैं और उसको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है ना। ये ऐसा है माय डियर कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स आपके शरीर के अंदर जब तक होंगे तब तक आपका पढ़ने में मन लगता रहेगा, आप खुश रहोगे, आप किसी भी चीज को याद कर पाओगे। लेकिन जैसे ही आपका न्यूरोट्रांसमीटर्स की कमी होगी, जैसे मतलब कि आप कोई चीज, आप एग्जाम देने जा रहे हो और आप डर गए, आपको कुछ नहीं आ रहा है, उसी दौरान आपका न्यूरोट्रांसमीटर्स काम करना बंद कर देंगे और आपको सवाल का जवाब नहीं आता है। समझ गए? इसलिए जब आपने बहुत सारा प्रोटीन खा के जाओगे, प्रोटीन लेकर जाओगे, तो आपका एग्जाम बढ़िया होगा क्योंकि आपका न्यूरोट्रांसमीटर्स काम करता रहेगा, संकेत देता रहेगा। अरे हाँ अंकित ये सवाल लिख रहा है, उसके पूरे भेजे में से ये निकालो, भेजे में से भेजो कि ये वाला सवाल का ये वाला जवाब होगा। ठीक है, तीसरा है कि प्रोटीन हमारे ब्लड में भी काम करते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन का ब्लड में किस रूप में काम है? तो ये भी आपको पता है, हीमोग्लोबिन के रूप में। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन? वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं। तो अभी तक हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पे चल रहे हैं और इसी में से जो आपके सवाल आएंगे जो आपको लटकाएंगे, तो आप इसको बहुत ध्यान से कॉपी में लिख लेना। ठीक है, इसलिए मैंने स्लाइड शेयर किया है। और ब्लड में कौन सा प्रोटीन है? मैंने इतने अच्छे से पढ़ाया था आप लोगों को, पूरा डायग्राम दिखा दिखा के पढ़ाया था। ब्लड में कौन सा प्रोटीन होता है? फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। अब मुझे कोई लड़की बताएगी कि फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन
ब्लड सेल्स में होते हैं या प्लाज्मा में होते हैं? मैंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया आपको इसके बारे में। तो प्लाज्मा में होते हैं ये दोनों प्रोटीन कि ब्लड सेल्स में होते हैं? बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया। प्लाज्मा में होते हैं मैम। वेरी प्लाज्मा गुड, में। वेरी गुड अंकित, वेरी गुड, वेरी गुड। फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन हमारे ब्लड क्लॉटिंग में मदद, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। बहुत मैंने डिटेल में पढ़ाया था आपको। आप वापस मेरे नोट्स में जाना, आपको ध्यान आ जाएगा। तो आप ये भी लिख लीजिए कि ब्लड के अंदर प्रोटीन होता है जो हमारे ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, वो भी प्रोटीन होता है। और आपको पूछ देंगे टिक मार्क करने के लिए फाइब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन, है ना? तो ये दोनों ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है, ठीक है। और हमारे प्लाज्मा में एक और प्रोटीन मैंने बताया था आपको, वो है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन आपके शरीर के अंदर, जो आपके ब्लड में कितना लिक्विड होना चाहिए आपको पता है ना? मैंने आपको बताया था ना कि प्लाज्मा में 90 से 92% पानी होता है, और ये पानी में हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना। मतलब आपका शरीर डिहाइड्रेट हो रहा है, देख लो, मैं तो बोल रही हूँ, मैंने पानी पी लिया है, आप भी पानी पी सकते हो। थोड़ा थोड़ा पीते रहना चाहिए बच्चों, कभी भी ज्यादा पानी नहीं पीना, मगर थोड़ा थोड़ा पानी हमेशा पीना। तो ये आपका एल्ब्यूमिन काम करता रहेगा, ठीक है। वो हमारे बॉडी के लिक्विड को कंट्रोल में रखेगा ब्लड के अंदर, तो आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगा, ठीक है। चौथा, प्रोटीन हमारे एंजाइम्स का भी काम करते हैं, मतलब ऐसे रसायन जो हमारे पाचन तंत्र में, मतलब पाचन क्रिया में मदद करते हैं, है ना। एंजाइम्स कौन से होते हैं? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, अमाइलेज, टाइलिन, ये सारे हमारे एंजाइम्स होते हैं। और क्या प्रोटीन काम करते हैं? वो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। जो हमारी कोशिकाएं होती हैं, जब मैंने आपको कोशिका के बारे में पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारी कोशिकाएं होती हैं उसका जो बाहरी जो सतह होती है वो बनी होती है, उसमें प्रोटीन्स होते हैं, है ना। वो फॉस्फोलिपिड के बने होते हैं, लेकिन उसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं। ये प्रोटीन क्या करते हैं बच्चों? जैसे मान लो कि ये नाव का काम करते हैं, है ना। नाव का क्या काम होता है? मतलब यात्री को नदी में एक किनारे से दूसरे किनारे लेकर जाना। तो इसी तरह से हमारी कोशिकाओं के जो बाहर का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें प्रोटीन होते हैं जो ऐसे गेट का काम करते हैं ना। ऐसे लोगों को यहाँ से कुछ मटेरियल एक कोशिका से लाया, दूसरे जगह पहुंचाया, उधर से लाया, इधर पहुंचाया, तो वो इस तरीके से चैनल का काम करते हैं, ठीक है, या नाव का काम करते हैं। अंदर से बाहर, बाहर से अंदर मटेरियल्स को भेजते हैं। तो आपको ये सारा ये फंक्शन मैंने बता दिया। एंटीबॉडी, सिग्नल भेजना, ब्लड ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करना हीमोग्लोबिन के रूप में, फाइब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन ब्लड क्लॉटिंग में मदद करना, एल्ब्यूमिन मतलब बॉडी के लिक्विड को बैलेंस करना, एंजाइम मतलब हमारे डाइजेशन में मदद करना। एंजाइम, है ना, एंजाइम क्या है? फिर सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ये हमारा प्रोटीन के बारे में हो गया, ठीक है। अब हम आगे आएंगे, अगला क्या है हमारा, ये सबने नोट कर लिया होगा। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट था, ये मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊं। हाँ देखो, मैंने नीचे लिखा है, जरा बच्चों जरा ध्यान से देख लो। यहाँ पर स्ट्रक्चर में एक लास्ट वाला पॉइंट नीचे है, यहाँ देख लेना, स्ट्रक्चरल प्रोटीन। आपको जब मैंने कोशिका के बारे में पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि हमारी कोशिका के साइटोप्लाज्म में क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। उसके जो टिब्यूल्स होते हैं, चैनल्स होते हैं, वो सेल को, कोशिकाओं को आकार देने का काम करते हैं। तो प्रोटीन का और क्या काम है? अंदर साइटोस्केलेटन के रूप में शेप देना, आकार देना सेल्स को, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता था। उसी तरह से और कौन सा प्रोटीन होता है? हमारे बालों में, हमारे नेल्स के अंदर, हमारे स्किन के अंदर, आप देखते होगे ना, बाल टूटते हैं, बाल झड़ते हैं, नाखून आगे से काटना पड़ता है हमको, नाखून मर जाते हैं, है ना। तो वो कौन सा प्रोटीन होता है? किस्टिन। केराटिन। केराटिन। केराटिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और एक है, अब जब छोटा बच्चा देखा आपने, जो बच्चा 6 महीने का, 1 साल का छोटा बच्चा होता है ना,
उसका कितना गाल फुला फुला होता है ना, और हम लोग उस बच्चे को ऐसे ऐसे मारते हैं गाल के ऊपर, और उसका गाल ना हिलता है, वो किसके कारण होता है, एकदम प्लम्पी प्लम्पी, है ना। वो भी एक प्रोटीन है जिसको बोलते हैं कोलाजन। ये देखो कोलाजन प्रोटीन है जो वो स्ट्रेंथ देता है ना। मतलब वो प्रोटीन जब रहेगा तो गाल बड़ा बड़ा फुला फुला रहता है बच्चों की तरह, और वो जैसे बच्चे के गाल को ऐसे ऐसे हम लोग ऐसे उंगली से ऐसे मार देते हैं ना, तो उसका गाल वापस आ जाता है, वो फ्लेक्सिबिलिटी है। जो उम्र के साथ साथ ना फिर वो प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो फिर वो गाल वो धीरे धीरे पतला हो जाता है, ठीक है। तो वो कोलाजन भी प्रोटीन है और इलास्टिन भी प्रोटीन, ठीक है। तो ये भी हमने देख लिया, ओके। अब हम अगला जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है वो कौन सा है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कोई, अगला वाला फैट है, ठीक है। तो ये भी हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट है, तो इसके बारे में ये आपको दिख ही रहा होगा, काफी बड़ा है, ठीक है ना, ये काफी बड़ा है, आपको दिख रहा होगा। इसके अंदर जो जो सवाल हमारे आते हैं वो आप बीपीएससी के लिहाज से उसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है, एक सवाल और है बच्चों, अपनी कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि हमारा कार्बोहाइड्रेट पूरा हो गया, हमारा प्रोटीन भी पूरा हो गया। वहां लिख लो कि यदि हम उस समय चंद्रमोहन ने सवाल पूछा था, हाँ चंद्रमोहन नहीं आया, जॉब पे चला गया होगा। तो एक सवाल था कि यदि हम 1 ग्राम प्रोटीन खाएंगे, है ना, वैसे तो हमको दिन भर में करीब करीब, यदि हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल में हैं तो करीब करीब हमें 250 से 300 ग्राम प्रोटीन खाना होता है, ठीक है, नॉर्मली। और यदि जो जिम करते हैं वो सब, तो उनको तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेना पड़ता है, ठीक है। तो 1 ग्राम यदि हम प्रोटीन लेते हैं तो कितनी ऊर्जा मिलती है हमको, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो कितनी ऊर्जा मिलती है। तो दोनों में बच्चों हमको बराबर ऊर्जा मिलती है, वो आप लिख लीजिएगा, करीब करीब 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी हमको मिलती है, वो आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। एक सवाल है, ओके, किलो कैलोरी यूनिट याद रखना, ठीक है। उसी प्रकार से हमको फैट से कितनी ऊर्जा मिलती है, तो वो है 1 ग्राम फैट से 9 किलो कैलोरी, वैसे तो 9.3 है, 9 अप्रोक्सीमेटली 9 किलो कैलोरी ऊर्जा हमको मिलती है। तो अगला सवाल और है, वो भी लिख लो कि सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन सा कंपोनेंट देता है। तो सबसे जल्दी ऊर्जा कौन देता है, फैट, सबसे जल्दी कौन देता है, तो कार्बोहाइड्रेट, और सबसे ज्यादा कौन देता है, बिगेस्ट फैट। सोर्स ऑफ एनर्जी। अब ध्यान रखना दोनों सवाल बच्चों, दोनों में क्या अंतर है, जल्दी तो लिखोगे कार्बोहाइड्रेट, और ज्यादा, सबसे ज्यादा तो लिखोगे फैट, ओके। अब फंक्शन देख लेते हैं, हमको फैट की क्या जरूरत है। जब हम चपाती खाते हैं उस पर घी लगाते हैं, या फिर कोई भी जब पनीर चिकन कोई भी खाना बनता है तो उसमें, हाँ अरे वो तुम क्या खाते हो, अरे इसको क्या बोलते हैं, पाव भाजी, तो देखते हो कि पाव को ना वो तवे पे खूब सारा ऐसे बटर घी लगाता है, ऐसे ऐसे सेंकता है, और वो क्या टेस्टी लगता है। इसका मतलब पनीर फैट है, हमको टेस्ट भी देता है। फिर थोड़ा सा हम पनीर खा, ये थोड़ा सा हम कुछ भी फैटी फूड खा लेते हैं तो हमको एकदम से पेट भर जाता है, तो हमको फुलनेस की भी फीलिंग देता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना बच्चों, क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन तुमको आ सकता है, ठीक है, कि यदि हम फैट नहीं खाएंगे तो हमारे अंदर कौन से विटामिन की कमी हो जाएगी, जल्दी बताओ। यदि हम फैट नहीं खाएंगे तो कौन से फैट की विटामिन की कमी हो जाएगी, जल्दी बता दो। है स्क्रीन पे लिखा हुआ है, स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ADEK, ADE के। यदि हम फैट नहीं खाएंगे तो हमको विटामिन ए की कमी हो जाएगी, विटामिन डी की कमी हो जाएगी, विटामिन ई की कमी हो जाएगी, विटामिन के की कमी हो जाएगी। और ये क्यों, क्योंकि ये चारों के चारों हमारे शरीर में फैट में ही घुल के रहते हैं। फैट का कौन सा टिश्यू है, फैट की कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, या फैट के उत्तक को क्या बोलते हैं, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू जो फैट को जमा करता है, और उसी में जाकर हमारा विटामिन ए डी ई के जाकर उसके अंदर घुल जाते हैं, ठीक है।
तो यदि आपके शरीर में फैट की कमी होगी तो आपको आंखों की समस्या आ जाएगी, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएगी, है ना। और विटामिन ई है, विटामिन के का आपको मालूम है ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। ई है जो सब चीजों में मिलता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये स्किन को हमारे अच्छा रखता है, इसको वैसे भी ब्यूटी विटामिन बोला जाता है ना। तो आपका स्किन बढ़िया रहेगा। तो विटामिन ई यानी चारों के चारों हमारे फैट में सॉल्युबल होते हैं। और विटामिन और फैट का क्या काम है, जब आपको गर्मी लगती है, जो मोटा आदमी होता है वो बोलता है अरे मुझे तो गर्मी नहीं लगती है, नहीं मुझे तो ठंड नहीं लगती है, तो उसका जो फैट होता है वो कंबल का काम करता है, मतलब इंसुलेशन का काम करता है, गर्मी प्रदान करता है और आपको प्रोटेक्शन भी देता है। एक दुबला सा कंकाल सा आदमी है, उसको एक गुस्सा मारो, और एक मोटा सा आदमी है तो क्या होगा, तुम्हें ही चोट लग जाएगी, है ना, उसको तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि तुम जोर से मारोगे, उसके बॉडी में इतना फैट है कि वो उसको जाकर रोक देगा। बॉक्सिंग करते हैं ना, कितना गुदगुद गुदगुद सा होता है वो जिसमें मारते हैं, तो तुम मारो मोटे आदमी को, उसको क्या फर्क पड़ता है, तो प्रोटेक्शन भी देता है ना। मगर हमारे शरीर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैट होती है वो कौन सी फैट होती है, कोई बता दो, अभी अंतिम है, हमारा समय भी समाप्त हो रहा है। सबसे ज्यादा हमें कौन सा फैट लेना है, जल्दी बताइए, सबसे ज्यादा हमें कौन सा फैट इंपॉर्टेंट है जो लेना है, वो है एसेंशियल फैटी एसिड। अभी एसेंशियल फैटी एसिड क्या होता है, क्यों लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या खाएं हम मैम, है ना, पूछोगे क्या खाएं कि हम ये वाला फैट ले पाए और वो वाले फैट से बच जाएं जो लड़कियों को बहुत सारा नुकसान पहुंचाता है और लड़कों को बहुत सारा नुकसान पहुंचाता है, हार्ट की प्रॉब्लम करता है, घुटने का दर्द करता है, डायबिटीज कॉज करता है ना, और लड़कियों में बहुत सारी समस्या होती है उस वाले फैट से। तो कौन सा फैट लेना चाहिए, तो हमको लेना चाहिए एसेंशियल फैटी एसिड। अब देखती हूँ कि मेरे पास ये वाला होगा, मैं शेयर करूंगी, नहीं तो मैं ऐसे आपको, यस है, वेरी वेरी गुड, ये भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये आपके लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही मेरे को लगता है कि लास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक विटामिन का एक चैप्टर कर ले लेंगे, मतलब अगली बार ले लेंगे पूरा विटामिन भी, ये सब इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं थोड़ा टाइम लगा रही हूँ, विटामिन वाला तो और इम्पोर्टेंट है, उसमें कल हम ले लेंगे पूरा डिटेल में परसों। हाँ, तो अब बच्चों क्या है वो आप ये सुन लीजिए कि ये जो मैं स्लाइड बताने जा रही हूँ आपको, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अब आपसे सवाल जवाब भी होगा, समय समाप्त हो रहा है, ठीक है, इसलिए मेरे को लगता है कि आपने कॉपी में लिख लिया है। तो अब सवाल है कि भाई मैडम कौन सा फैट हम खाएं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, और फैट से हमको कितनी ऊर्जा मिलती है। करीब बच्चों इतना है कि 20 से 35% जो हमारी ऊर्जा है शरीर में वो हमको फैट से मिलनी चाहिए, ठीक है, फैट से ही मिलनी चाहिए। हम इतना भोजन लें कि उतनी ऊर्जा हमको फैट से मिले, लेकिन कौन सा फैट हम खाएं। नंबर 1 अनसैचुरेटेड फैट, देख लो यहाँ, अनसैचुरेटेड फैट वही जो मैंने पिछली स्लाइड में दिखाया था आपको, एसेंशियल फैटी एसिड। कोई बच्चा क्लास छोड़ के नहीं जाना, ये वाला स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके लाइफ जो ऊर्जा हमको मिलती है इस फैट से मिलती है और ये सबको जानना चाहिए। आज के डेट में लोगों को हार्ट की समस्या हो रही है, लोग को डायबिटीज हो रही है, लोग को घुटने का दर्द हो रहा है, लोग की लिवर खराब हो रही है, जिसको देखो उसका फैटी लिवर हो रहा है, तो वो सब कारण है ये फैट, ठीक है। तो कौन सा फैट खाएं और कौन सा फैट नहीं खाएं जिससे हम बच जाएं, तो अनसैचुरेटेड फैट खाना चाहिए, ये बहुत हेल्दी है। क्या खाएं इसके अंदर, तो इसमें आप काजू बादाम और आप आजकल ना बड़ी ये चलन आ गया है, सीड खाओ, सीड पंपकिन का सीड खाओ, अलसी का खाओ, तिल खाओ, है ना, मछली अंडे, ये सारी चीजों आप खाओगे तो आपको ओमेगा फैटी एसिड मिलेगा, ये आप खाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन कौन सा फैट ना खाएं या कम मात्रा में खाएं, तो वो बटर, घी, नारियल का तेल होता है या मिल्क के सारे प्रोडक्ट होते हैं, है ना, या ये बीफ होता है, पोर्क होता है, या फिर वो रेड मीट होता है, ये सारे फैट, ये सारे जो फैट होते हैं जो हमको मिलते हैं
ये हमको नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमको ये सब बटर, घी, कोकोनट ऑयल, दिस दैट हमको खाना है थोड़ी मात्रा में, मतलब 10% ऊर्जा हमको यहाँ से मिलती है। क्या नहीं खाना है? सारी लड़कियां गौर फरमाओ, ज्यादा जल्दी जल्दी खा लेती हो ये सब, तो ध्यान दो, है ना। और लड़के भी कम नहीं है, क्योंकि जब जाते हैं जॉब करने जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, मम्मी ने खाना नहीं बनाया तो क्या करें भाई, चलो एक समोसा खा लेते हैं, कचौड़ी खा लेते हैं, ठीक है। पूरी, कचौड़ी, समोसा, खूब सारा तेल तला भुना, ये मसालेदार, ये सब हार्ट की बीमारी, डायबिटीज, घुटने का दर्द, पीसीओडी, पीसीओएस लड़कियों में बहुत समस्या होती है, बहुत भयानक समस्या है। कभी हम अलग से क्लास लेंगे आपका लड़कियों का, ठीक है। उसमें वो निधि भी आ जाएगी, उस क्लास के अंदर निधि मैडम भी रहेंगी लड़कियों के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं लूंगी क्लास, ठीक है। तो ये सारा जनरली क्या होता है, जो वनस्पति होते हैं ना, डालडा जिसको हम बोलते हैं, तो भर भर के, अरे भाई खूब भूनो, खूब तेल डालो, खूब मसाले डाल के भूनो, क्या टेस्टी लगेगा। तो इस तरीका का जो हम भोजन खाते हैं वो आपको ऑलमोस्ट ना के बराबर लेना है, क्योंकि आज का मजा कल का सजा, ठीक है। अरे क्या होगा मैडम, एक समोसा खा लेंगे, अरे क्या होगा कल भी एक समोसा खा लेंगे, तो धीरे 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 बूंद बूंद से समुद्र भरता है। तो समुद्र भरेगा तो कहाँ का भरेगा, हार्ट के ब्लड वेसल्स भरेंगे, और धीरे धीरे आप धीरे 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 सारे ब्लड में, जो मैंने सर्कुलेशन पढ़ाया था, वो सर्कुलेशन में सारा कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा, फिर वही जाकर आपके घुटनों की वो वजन डालेगा, क्योंकि आजकल यंग यंग लड़कियां बहुत मोटी हो रही हैं, और मैं तो मोस्टली देख रही हूँ कि वो उसके चलते घुटने पर प्रेशर आता है, ये बहुत दिक्कत है। तो लड़कियों को भी अपना वजन कंट्रोल करना है। तो क्या ध्यान में आई बात, बीपीएससी के अलावा कि हमको तला भूरा भुना फ्राइड जब भी खाने का मन हो तो प्रमिला मैम को याद कर लेना, और एक सेब उठा के खा लेना, एक अमरूद खा लेना, खीरा खा लेना, गाजर खा लेना, धीरे धीरे ये तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे, ठीक है। तो समय हो गया हमारा समाप्त। तो 2 मिनट के लिए सब बहुत मस्ती मार रहे थे, चुपचाप से सुन रहे थे मुझको, है ना। अब मैं सुनूंगी तुम लोगों को। ओके, हाँ जी। तो माय डियर गर्ल्स, हाउ वाज द क्लास टुडे? ये बस आपके ही भोजनालय पर था ये सब कुछ, ठीक है। देख रहे हो लड़कियों, बेइज्जत